वेलकम टू एजुकेशन आर। दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो लुसेंट की है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम राष्ट्रीय आय तक की सारी गतिविधियों को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आर्थिक नियोजन आएगी, इसके बाद जो भी बचे कुछ हैं वो जाएगी। तीन से वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे और इसको शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर बताया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कही जाती है। ठीक है, मतलब अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब मानव कोई भी ऐसी कार्य करती है जिसमें आर्थिक लाभ या हानि तत्व विद्यमान होती है, दैट इज़ कॉल्ड आर्थिक गतिविधियाँ। ठीक है, आगे है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? एक अधूरा शब्द है। ठीक है, अर्थव्यवस्था अधूरा शब्द है। ठीक है, अगर इसके पूर्व में देखिए, अगर इसके पूर्व में किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम जोड़ा जाए, वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी किसी देश में जो समस्त आर्थिक क्रिया हो रही है उसके बारे में उसके संबंधित परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश की व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधन के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा में हम देखने गए न्यून, मध्य तथा उच्च आय। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। विश्व बैंक जो है मतलब कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को मतलब कि 4 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से भाग है देखते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थव्यवस्था का प्रकार हो गया 4 भागों में बांटा गया है। नीची आय वाली अर्थव्यवस्था, ठीक है, और दूसरी है नीची मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, ऊंची मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति क्या है? सकल राष्ट्रीय आय। इधर है अर्थव्यवस्था का प्रकार, इधर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो कहने का मतलब है नीचे आय वाली जो अर्थव्यवस्था होगी, अगर उस देश में प्रति व्यक्ति $995 या इससे कम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है तो निचली आय वाली अर्थव्यवस्था में आएगी। नीची मध्य आय वाली में क्या आएगी? $996 से $3895 के बीच में जो होगी वो क्या होगी? नीची मध्य वाली अर्थव्यवस्था होगी। फिर उच्च मध्य आय वाली में क्या है? 3896 से $12,055 जो जिस अर्थव्यवस्था का प्रति सकल राष्ट्रीय आय होगी वो जो है तीसरी अर्थव्यवस्था का प्रकार उच्च मध्य आय वाली में आएगी। फिर उच्च आय वाली मतलब सबसे उच्च आय वाली में $12,055 या इससे अधिक जो कमाती है, दैट इज़ विकसित कंट्री, वो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था का प्रकार है। ठीक है, देखो विश्व का यह वर्गीकरण जो है, विश्व बैंक का यह वर्गीकरण कब का है? 1 जुलाई 2018 का है। यह जो वर्गीकरण किया गया है 1 जुलाई 2018 को किया गया है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका का आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है। और निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण कितने प्रकार किया गया है? 3 प्रकार में किया गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजी अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। ठीक है, मतलब पूंजी अर्थव्यवस्था जो है लाभकारी अर्थव्यवस्था होती है। इसमें लाभ को ध्यान में रख करके
ये वही चीज़ को करता है जो उसमें कि मतलब कि लाभ हो सकता है। यदि लाभ श्रम अधिक होगा, श्रम में ज़्यादा अगर मान लें खर्चा हो रहा है और उसका जो रिजल्ट आएगा वो हानिकारक होगा, मतलब कम फायदेमंद होगा, तो वो ऐसा काम पूंजी अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। ठीक है, इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। फिर देखिए 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब है, जो अर्थशास्त्र के क्या कहते हैं, जनक कहे जाते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया था, एडम स्मिथ को। और पूंजी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत कौन सा बुक है, द वेल्थ ऑफ नेशन, रिटेन बाय एडम स्मिथ। ठीक है, फिर दूसरा है राज अर्थव्यवस्था। ठीक है, राज अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। मतलब ये जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके विरोध में राज अर्थव्यवस्था का मतलब उत्पत्ति हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति, कीमत सब का फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। उसमें सरकार का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन राज अर्थव्यवस्था में क्या है कि जो प्रोडक्शन करना है, जो सप्लाई है और कीमत, जो सब का फैसला सरकार द्वारा ली जाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब सेंटर के हाथ द्वारा चलाया जा रहा है, सेंटर द्वारा नियोजित किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैली नज़र आती है। राज अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैली नज़र आती है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि राज अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैली नज़र आती है। सोवियत संघ में जैसे जो अर्थव्यवस्था उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जो 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था में था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। जैसे चाइना में सारा चीज़ पर कंट्रोल सरकार का होता है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अंतर्गत थे। और समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, ये रूस में है। तो उसमें क्या है कि उत्पादन के जो भी साधन है उस पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। ठीक है, अब देखिए पहली बार राज अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। देखिए पहली बार राज अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने, जर्मन जो दार्शनिक फिलोसफर था कार्ल मार्क्स ने दिया। 1818 से 1883 इसका जीवन काल है, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन के सामने में आया 1949 में। मतलब जो राज अर्थव्यवस्था की अवधारणा है, इसका जो है मतलब कि स्वरूप दिया था कौन, कार्ल मार्क्स, जो एक व्यवस्था के तौर पर, जो कि मतलब कि 1917 में जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, वहाँ सोवियत संघ मतलब रूस में नज़र आया। फिर जो है इसका जो आदर्श रूप है चीन, 1949 चीन में नज़र आया। मतलब साम्यवादी और समाजवादी जो है राज अर्थव्यवस्था के दो स्वरूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें कुछ लक्षण राज अर्थव्यवस्था के होते हैं तथा कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। मतलब कि राज अर्थव्यवस्था और पूंजी अर्थव्यवस्था को मतलब संतुलन रूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी सरकार एवं निजी क्षेत्र के सहस्थित। ठीक है, इसमें प्राइवेट भी रहेगी और सरकारी भी रहेगी। मतलब तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें से भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसा देश शामिल है। ठीक है, तो भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि राज्य अर्थव्यवस्था की भी झलक मिलेगा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलेगा। राज्य अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि इसमें सरकार भी होगी, सरकार का भी हस्तक्षेप होगा, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ है कि इसमें जो है निजी क्षेत्र का भी हस्तक्षेप होगा, अर्थात सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अब कीन्स है, देखियो कीन्स ने क्या सुझाव दिया। कीन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ये क्या कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। मतलब दोनों का कहना है कि एक दूसरे की ओर दोनों को एक कदम बढ़ना चाहिए। तो केन्स के अनुसार है पूंजीवादी को समाजवादी के अनुसार समाजवादी की तरफ बढ़ना चाहिए, और पूंजीवादी इधर लॉन्ज का कहना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ना चाहिए। ठीक है। आगे फिर बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या हो गया? क्लोज अर्थव्यवस्था, जिसमें ना तो निर्यात हो गया ना ही आयात हो गया, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है। इसमें क्या होगा? जीडीपी जो है जीएनपी के बराबर होगा। ठीक है, काहे कि इसको इंटरनेशनल आयात निर्यात से कोई मतलब है नहीं, तो जो जीडीपी होगा वही जीएनपी होगा, मतलब एनएनपी होगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। जो मानव के तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन मतलब कि आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं को उपभोग, उत्पादन से वितरण से संबंधित है। ठीक है। आर्थिक क्रिया क्या है? किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन। ठीक है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की क्या आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणी में बांटे, जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। ठीक है। मतलब प्राकृतिक संसाधन क्या है? भूमि, जल, वनस्पति, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, ठीक है, पशुपालन, खनन एवं उत्खनन, इसमें से। ठीक है। इस सब 5 चीज़ को याद रखना है, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और उत्खनन। क्वेश्चन आता है कि खनन और उत्खनन किस क्षेत्र का जो है किस क्षेत्रक में आते हैं, तो इसको जो है रखना है कि प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। अब देखिए संलग्न, इसमें संलग्न जो श्रमिक है प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। ठीक है। रेड कॉलर जो होता है उसके जरिए जो है प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न श्रम की प्रकृति को दर्शाया जाता है। फिर देखिए द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। जैसे द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, अन्य जनोपयोगी सेवाएं। ठीक है। निर्माण वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को, जो कुशल श्रमिक है उसको व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया गया है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को क्या कहा गया है? ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है। तो जो कुशल श्रमिक इसके अंतर्गत है उसे व्हाइट कॉलर जॉब कहे जाते हैं, और जबकि उत्पादन प्रक्रिया में जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो संलग्न श्रमिक है उसको ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र जो है क्या चीज़ पर निर्भर है? प्राथमिक क्षेत्र के जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। जैसे कोई घर उर बन रहा है तो उसमें क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र के ही चीज़ों का यूज होता है। विद्युत,
विद्युत में क्या होता है, विद्युत जल से भी निर्माण होता है, कोयला से भी निर्माण होता है। तो ये सब क्या है, जल कोयला प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग काम किया जाता है कच्चा माल से। तो ये औद्योगिक क्षेत्र का हो गया द्वितीय क्षेत्र। फिर तृतीय क्षेत्र में देखिए, तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को उत्पादन किया जाता है। सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में शामिल है व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार, प्रसारण संबंधित सेवाएं। ठीक है। दूसरा हो गया वित्तीय सेवाएं में, वित्तीय में अचल संपत्ति और व्यावसायिक सेवाएं। फिर तीसरा में है लोक प्रशासन, रक्षा, अन्य सेवाएं। ठीक है। आगे क्या है, तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ श्रम अधिक मिलता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रम की कमी नहीं है। उसके बाद देखिए, इस चार्ट के माध्यम से दिया गया है कि 1950 से 91 में भारत की जीडीपी, ठीक है, और अभी जो वर्तमान है 2020 से 21 तक जो है जीडीपी में क्या अंतर आया प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो देखिए, प्राथमिक यहाँ दिया है जीडीपी 1950 से 91 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था, 55% था, और द्वितीय क्षेत्र का योगदान 15% था, और तृतीय क्षेत्र का योगदान 30% था। ठीक है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का 1950 से 91 में ज़्यादा मतलब योगदान था। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या हो गया, कृषि वगैरह हो गया, वानिकी, मत्स्य पालन, जो भी हो गया। अब देखिए 2019 से 20 में तृतीय क्षेत्र 54% था, और द्वितीय क्षेत्र 26%, और प्राथमिक क्षेत्र 52%। ठीक है, तो इस तरह से तृतीय क्षेत्र में क्या हुआ, इजाफा हुआ, लगातार इजाफा हो रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान देखिए 2020 से 21 में जो है द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र 18% हो गया, तृतीय क्षेत्र 55% हो गया। ठीक है, तो हमारे जो अर्थव्यवस्था में है तृतीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है, प्राथमिक क्षेत्र का कम है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय क्या है, किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। किसी समयावधि में सामान्यतः यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक है, मतलब कि किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में जो वास्तविक आय होता है, जो वही मतलब कि आर्थिक समृद्धि है। तो जो सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। फिर आर्थिक समृद्धि का उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम, शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। अब देखिए आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक, परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाओं का स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवा, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। अतः आर्थिक विकास मूलतः क्या है, मानव विकास ही है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया
है, जिसका तात्पर्य क्या है? जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है। मतलब प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है आर्थिक विकास को अधिकारिता और क्षमता के विस्तार में परिभाषित किया और इसका तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता है। फिर देखें महबूब अल हक है। महबूब अल हक आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप का भी हो। ठीक है। फिर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में छोटा सा अंतर दिया गया है। आर्थिक समृद्धि में केवल परिणात्मक परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय में यदि वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो वो आर्थिक समृद्धि कहलाती है। आर्थिक चरों जिनका परिणात्मक माप संभव में परिवर्तन हो, राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन। फिर आर्थिक विकास में क्या है कि परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, मतलब राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक और अनार्थिक चरों में परिवर्तन हो रहा है, वो आर्थिक विकास। फिर देखिए किसी देश की आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। तो किसी देश का आर्थिक विकास किस चीज़ पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण मतलब समझ रहे हैं, पूंजी निर्माण एवं बाजार की आकार पर निर्भर करते हैं। आर्थिक विकास की माप विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति तथा ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। समझ गए? आर्थिक विकास की माप प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। अब देखिए आर्थिक विकास के माप के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। नंबर 1 में कि आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन मेरिस डेविस मोरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों, शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर और एवं 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा के औसत मान का उपयोग किया जाता है 0 से 100 पैमाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। आधारभूत जो बेसिक आवश्यकता है उसका प्रतिपादन विश्व बैंक किया। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक को प्रतिपादन मेरिस डेविस मोरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। इस विधि में क्या कहता है? देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए शिशु मृत्यु दर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वयस्क साक्षरता एडल्ट लिटरेसी रेट कितना है और 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ऑफ एज1 के औसत मान का उपयोग किया जाता है। फिर आगे देखें जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य 100 और न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति का और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक होता है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है। तीसरा है क्रय समता विधि। इस विधि में सबसे पहले प्रयोग सन 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और आजकल विश्व बैंक इस विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर के तुलना के लिए कर रहा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2012 में क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसा कुछ नहीं है, भारत की आंतरिक स्थिति ठीक ठाक कुछ नहीं है। ठीक है, जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है वो सब बहुत गलत है। क्या प्रति व्यक्ति आदमी 90,000 कमाते हैं साल में? ऐसा नहीं है, वो औसत कर दिया गया है। जबकि पूंजीपतियों देश की अधिकतम संपत्ति 20% मतलब 80% संपत्ति 20% लोगों के पास में है।
ठीक है। निवल आर्थिक कल्याण, निवल आर्थिक कल्याण क्या है? निवल आर्थिक कल्याण बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियाँ प्लस अवकाश तथा गृहिणियों की सेवा। ठीक है। निवल आर्थिक कल्याण बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिकरण नगरीकरण की हानियाँ अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएँ। इधर कहेगा सैमुअल्सन, जो सैमुअल्सन है उसका मत है, सैमुअल्सन का मत क्या है? सैमुअल्सन का मत है कि निवल आर्थिक कल्याण नेट इकोनॉमिक वेलफेयर न्यू लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार का सही माफ करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डैली तथा कब ने 1989 में किया था। ठीक है, डैली तथा कब। आगे है जीवन की गुणवत्ता सुधार के माप के लिए विलियम नोरधास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअल्सन ने संशोधित कर नेट वेलफेयर न्यू कहा। तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नोरधास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, इसे को सैमुअल्सन ने बाद में संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर न्यू कहा। अब मानव विकास सूचकांक है। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक अमर्त्य सेन भारत तथा उनके सहयोगियों ने किया। मतलब कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स का प्रतिपादन कौन किया? यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। ठीक है। प्रत्येक वर्ष इसे यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास का उच्चतम मान कितना होना चाहिए? 1.0 तक हो सकता है। ठीक है। यह मानव विकास सूचकांक मानव विकास के मामले में देशों की स्थिति कह रहा है 0.550 से कम निम्न मानव विकास वाले देश है। ठीक है। 0.550 से 0.700 से कम मध्यम मानव विकास वाले देश है। मतलब मानव डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। फिर 0.700 से 0.800 से कम उच्च मानव वाले विकास वाले देश है। ठीक है। उसके बाद क्या है 800 से 130 मतलब 1 तक 0.800 से बहुत उच्च मानव विकास वाले देश है। 2012 में मानव विकास सूचकांक SDI जारी नहीं किया गया था। ठीक है। फिर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के बारे में बताया गया। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी गरीबी उन्मूलन और समानता को कम करने के हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। ठीक है। यूएनडीपी गरीबी उन्मूलन, इसका उद्देश्य एक तरह से क्या गरीबी उन्मूलन और समानता को कम करने के लिए 70 देशों में कार्य करता है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है? नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने के लिए लचीलापन बनाने में मदद करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2020। देखिए 2020 रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। ये सब जो है करेंट पर आधारित है, तो इसको जो है आप देख सकते हैं कि 2020 में अभी तो नया आ गया हुआ इंडेक्स। तो 2001 भारत में 131वें स्थान था उस समय। ठीक है। गत वर्ष भारत विकास सूचकांक 129 था। ये सब करेंट है, इसको हटाइए। आगे बढ़ते हैं। करेंट वाला आप देख सकते हैं। करेंट से आप देखिए यहाँ पर है राष्ट्रीय आय।
ये देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है, जो अन्य सूचकांक है वो और भी इस रिपोर्ट का ही भाग है। जैसे कि अन्य सूचकांक जो इस रिपोर्ट का भाग है, मतलब इस मानव विकास रिपोर्ट का जो है अन्य सूचकांक विभाग है। जैसे कि असमानता, समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीब सूचकांक, सब मानव विकास रिपोर्ट का ही भाग है। फिर है कि HDI इस बात पर जोर देता है कि किसी देश का विकास का आकलन करने के लिए वहाँ के लोगों तथा उनकी क्षमताओं का अंतिम मानदंड माना जाना चाहिए, ना कि केवल आर्थिक विकास को। क्या करा है कि HDI इस बात पर जोर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस बात पर जोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए वहाँ के लोगों तथा उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड माना चाहिए, ना कि केवल आर्थिक विकास का। ठीक है, ना कि केवल आर्थिक विकास को। इसके बाद है लैंगिक असमानता सूचकांक, महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य। देखिए लैंगिक असमानता सूचकांक जो है महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण व आर्थिक साक्षरता पर आधारित है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित बहुआयामी गरीबी निर्देशांक, ठीक है, MPI की धारणा उपलब्ध प्रतियागम पर आधारित है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित हुआ था बहुआयामी गरीबी निर्देशांक। ठीक है, इसमें है क्या, किस यह गरीबी का माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। यह उन्हीं 3 आयामों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह के स्तर पर आधारित है जो मानव विकास मतलब HDI के लिए है। ठीक है, जो HDI के लिए है वही मतलब कि आयाम इसके भी है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह। आगे देखिए खुशहाली के बारे में बताया गया है कि खुशहाली जो है मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक प्रगति के पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देशों के लोग खुश हैं या नहीं, इसकी माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया। ठीक है, इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य क्या होता है, जिसका मूल उद्देश्य है राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना। खुशहाली की माप 6 कारकों के आधार पर की जाती है। ज़्यादातर खुशहाली में नॉर्वे, स्वीडन ये सब देश आता है, फिनलैंड इंडेक्स, हर एक इंडेक्स में देखेंगे कि वही सब आगे रहता है। तो खुशहाली की माप निम्न 6 कारकों के आधार पर की जाती है। खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कब से जारी होता है, तो 2012 ईस्वी में सबसे पहले जारी हुआ। ठीक है, 6 कारक कौन कौन से, प्रति व्यक्ति GDP, क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर, मतलब प्रति व्यक्ति GDP कितना है, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, ठीक है, उदारता तथा भ्रष्टाचार का बोध। 6 कारक जो है यहाँ पर डिफाइन करता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट को। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन की विकल्पों का चयन की सुधरता, उदारता और भ्रष्टाचार का बोध। आगे देखिए, अब देखिए मानव विकास सूचकांक, इसमें 10 सूचकांक है। ठीक है, इसमें सूचकांक है और इसमें देखना है कि कौन, सब पुराना रिपोर्ट 2021-20 का है, तो इसमें आपको देखना है कि कौन जो है संस्था इसको जारी करता है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक, यहाँ पर देखिए कि मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। इसको एक नज़र रखना है, कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है, लॉबी इंस्टीट्यूट जारी करता है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, उसके बाद है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच
एफ। कारोबारी सुगमता सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? कैंसर वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हंगर हिल के, वेल्ट हंगर हिल के, मतलब दोनों मिलकर कैंसर वर्ल्ड वाइड जो आयरलैंड की कंपनी है, वेल्ट हंगर हिल के जो जर्मनी की है, ये दोनों मिलकर जारी करता है। इसके बाद है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ये तो हो ही गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक ये कौन जारी करता है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संघ जो है जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। फिर है वैश्विक आर्थिक सूचकांक, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसका है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, ठीक है। और वो जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर्स जारी करता है। फिर है बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है? बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमन, ठीक है, कॉमन जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करता है। फिर डेमोक्रेसी इंडेक्स, लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? तो लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक कौन जारी करता है? यह आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क बर्टलस्मैन स्टीफ टैग द्वारा जारी होता है। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी होता है सतत विकास समाधान द्वारा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक होता है येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी होता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये जर्मन वॉच द्वारा जारी होता है। फिर वैश्विक ये जो है वैश्विक जोखिम सूचकांक है, इसको भी जर्मन वॉच ही जारी करता है। और भी बहुत सारे इंडेक्स है, उसको देख लीजिए करेंट के हिसाब से। ये जो है टेम्प्रोरी है, लेकिन ये पूछा जाता है कि कौन जो संस्था जारी करता है। जैसे भ्रष्टाचार इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। इसी तरह से और भी सारे हैं, उस सब करेंट के हिसाब से देखिए। इस बुक में बहुत सारे करेंट से रिलेटेड कुछ सूचकांक वगैरह दिए हुए हैं, तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं, उसको देखने की आवश्यकता जो है करेंट टॉपिक से है। जैसे वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में जानना है, वैश्विक बहुआयामी गर्मी सूचकांक के बारे में जानना है, भ्रष्टाचार इंडेक्स के बारे में जानना है, तो ये सब इसमें दिया गया है। लैंगिक अंतराल सूचकांक, तो ये सब जो है जो नया सूचकांक है उसको आप देखिए। जैसे 2022 का क्या है, की है, नहीं है, क्या रिपोर्ट है, ये सब देखिए जाकर। नए जो आर्थिक सर्वे आता है उसको देखना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय आय की तरफ। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं को तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 ईस्वी में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी और स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व। और एफ से रास ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति से जो है पूर्व क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालविश थे। डॉक्टर आर गाडगिल तथा BKR राव इस समिति के सदस्य थे। तो मतलब जिसको अध्यक्ष थे पीसी महालविश और DR गाडगिल तथा BKR राव इस समिति के सदस्य थे।
इस समिति की पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1951 में, जिसके अनुसार 1948 से 49 के लिए भारत की राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय जो था पर कैपिटा इनकम 225 था। ठीक है। के बाद है आगे, वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। वित्त मंत्रालय क्या करते हैं? भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, देखिए क्या कर रहा है, भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय जो सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO जो है राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी। CSO का स्थापना 1951 मई महीने में हुई थी। तो राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी कौन है? CSO। ठीक है, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसकी स्थापना 1951 में हुई। इस कार्य में कौन इसकी मदद करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, मतलब NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है, CSO की मदद करता है। अब देखिए, वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने CSO और NSSO को विलय करके मतलब मिला दिया और एक विभाग बनाया, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके अधीन जो है CSO को नाम बदल करके क्या कर दिया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की स्थापना की 2019 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन 2019 में CSO NSSO का विलय करके बनाया गया। ठीक है। अब ये रंगराजन आयोग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा यथा निर्धारित सांख्यिकी मानदंडों के कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने और केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए NSO की परिकल्पना की थी। तो NSO की परिकल्पना किसने की थी? रंगराजन आयोग ने की थी। अब देखिए, इसमें 3 गो महानिदेशक होते हैं। DG स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी महानिदेशक, फिर है DG कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मतलब समन्वय प्रशासन और नीति के महानिदेशक, और एक है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे के महानिदेशक है। 3 महानिदेशक है जो क्या है? सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, मतलब कि NSO के जो सचिव है उसको प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए, NSC राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में क्या कहा गया है कि यह रंगराजन आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत जो है 2005 में गठित स्वायत्त निकाय है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, जो भारत के मुख्य सांख्यिकीविद है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जो सचिव है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसके जो है सचिव होता है। इसके गठन का उद्देश्य आंकड़ों के संग्रहण के संबंध में देश में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करना है। साइमन कुजनेट्स, देखिए साइमन कुजनेट्स कौन है? इसको राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, साइमन कुजनेट्स को। आगे देखिए, आगे है राष्ट्रीय आय की लागत। किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य की गणना तो साधन लागत पर की जाती है या फिर बाजार लागत पर की जाती है। मतलब राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है, किसी अर्थव्यवस्था की आय मतलब राष्ट्रीय आय, किसी अर्थव्यवस्था की आय क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे, यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत पर की जाती है या बाजार लागत पर की जाती है। साधन लागत है फैक्टर कॉस्ट, इसको FC लिखा गया। मार्केट प्राइस मतलब MP, बाजार लागत पर गया। अब साधन लागत आगे देखिए क्या है। साधन लागत यह मूलतः निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादक क्या करते हैं, जिसे उत्पादक उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जैसे पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि। अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक
उत्पादन के दौरान इन कारकों को लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद इसके वस्तु के या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए साधन लागत। साधन लागत सिंपल से कहने का मतलब ये हुआ कि हम कोई चीज़ अगर बना रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो प्रोडक्शन के दौरान जो है क्या क्या मेरा लगा, जैसे पूंजी कितना लगा, ऋण अगर किसी से लिए तो उस पर ब्याज कितना लगा, कच्चा माल खरीदने में कितना पैसा लगा, श्रम में कितना पैसा लगा, किराया, बिजली आदि, ये सब जो है मतलब किसी चीज़ को बनाने में, मान लीजिए कलम बनाने में 5 रुपया कॉस्ट लगा हमको बनाने में, तो वही जो है साधन लागत हो गया। ठीक है। तो अब यही लिखा गया है, पूंजी लागत ऋणों पर ब्याज, बिजली, अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन, उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों को संपूर्ण मूल्य को क्या कहते हैं? साधन लागत। मतलब ये वो चीज़ बनाने में कितना पैसा लगा, उसी कुल मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। अब इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक जो है, जो उत्पादक है, उत्पादन के दौरान इन कारकों की लागत का आकलन करते हैं, मतलब पता करते हैं कि क्या क्या कैसे कितना चीज़ लगा। इसके बाद जो है लाभ लेकर उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं। अब देखिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है। साधन लागत में क्या करते हैं? सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, परंतु कोई अनुदान प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। अब देखिए बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। बाजार लागत क्या है? वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता, मान ले मैं उपभोक्ता हूँ, कंज्यूमर हूँ, द्वारा मैं जब किसी दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जो गया तो उसको कितना पैसा दिया, वही बाजार लागत। मतलब बाज़ार में कोई वस्तु कितना रुपया में अवेलेबल है, दैट इज मार्केट प्राइस। तो बाजार लागत क्या है? बाजार लागत वस्तु एवं सेवा की साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर, मतलब देखिए जो वस्तु एवं सेवा की जो साधन लागत था उस पर अप्रत्यक्ष कर, जैसे सेन वेट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, CST सब मतलब कि CST GST आदि अप्रत्यक्ष कर है, जोड़ने के बाद निकाली जाती है। मतलब बाजार लागत जो है साधन लागत पर अगर अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो जो है निकल जाएगा क्या? बाजार लागत। यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है। ठीक है। जबकि सरकार द्वारा दी गए अनुदान को साधन लागत में घटा दिया जाता है, क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय ही उसकी गणना कर ली जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए मूल्य वर्धन की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए जिससे कोई वस्तु सेवा दोहरी गणना में ना आए, यानी माध्यमिक वस्तुओं या प्रयुक्त आगतों के आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे ही मूल्य वर्धन विधि कहते हैं। मूल्य वर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है, और जब हम इसमें उत्पाद पर लगे करों को मूल्य जोड़ देते हैं तथा इसमें उत्पादन अनुदान को घटा देते हैं, तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्य वर्धनों का योग ही GDP होता है। ठीक है। अतः किसी भी राष्ट्र का GDP सकल मूल्य वर्धन का योग है। इसमें ह्रास नहीं निकाला गया है। ह्रास निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। निकाला गया है, नहीं निकालेगा, पर कर तथा अनुदान का समायोजन किया गया है। कहने का मतलब GVA जो है, ग्रोस वैल्यू एडेड जो है, और GDP जो है वही है, मतलब कि इसका योग जो है GVA का वोट GDP के बराबर होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान है,
मान लीजिए 0 रुपया का कोई चीज़ है, इसको कोई किसान है तो 100 रुपया में लगा इसको गेहूँ उपजाने में, ये किया 100 रुपया में बेच दिया किसी बेकरी वाले को, ये खरीदा इसको 200 में, ठीक है, और 200 में ख़रीदा और इसको बेचा 300 में, तो गेहूँ से आटा बना के 200 से 300 में बेचा। यहाँ भी इसको 100 रुपया का मुनाफा हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसका जो है जीवीए कितना हुआ, 100 प्लस 100 ये 200 हुआ, अंतिम इसको कितना फ़ायदा हुआ 300, 200 और प्लस 1 300, तो जीडीपी 300 में से 100 घटा दिए कितना 200। तो देखिए 200 100 प्लस 100 ये हो गया कितना बढ़ा, ग्रोस वैल्यू एडेड, 100 यहाँ 100 यहाँ, तो 200 ये 200 क्या हो गया, दोनों बराबर है। तो जीवीए का एड जो है जीडीपी के बराबर होता है। अंतिम मूल्य इसका 200 रुपया हुआ, मतलब 200 रुपया इसको परफेक्शन मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर किया करता था। जनवरी 2015 के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जा रही है, जो वास्तव में बाजार लागत पर ही है। सकल मूल्य वर्धन जीवीए में उत्पाद करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। जीवीए में जो है उत्पाद कर को शामिल कर देंगे तो बाजार मूल्य ज्ञात हो जाएगा। उत्पाद कर केंद्र एवं राज्यों का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। उत्पाद कर क्या है, केंद्र और राज्यों का क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। पहले जो है राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर होती थी, फैक्टर कॉस्ट पर, लेकिन जनवरी 2015 से सीएसओ द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर हो रही है, जो वास्तव में क्या है, बाजार लागत पर ही है। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखिए, चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। चालू और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। जो राष्ट्रीय आय को जब प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब कि अभी जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय जैसे कि मूल्य है कोई भी वस्तु का, प्रचलित बाजार जो मूल्य है उस कीमत पर अगर मतलब कि हम जो है मूल्यों का आंकलन करते हैं तो उसे चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं, जो करेंट प्राइस है। ठीक है, अभी मान लीजिए मार्केट में कलम का दाम 10 रुपया है, ठीक है, लेकिन आधार वर्ष जो होगा उसमें कम होगा। तो अभी जो कहने का मतलब कि जो जब चालू कीमत जो वर्तमान में बाज़ार में उपलब्ध वस्तु का दाम है उस कीमत पर अगर हम जो है राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो उसे क्या करेंगे, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। आगे है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है कि एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के समान नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है, इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश का आर्थिक विकास का सही सूचक क्या है, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो भारत का आधार वर्ष क्या है, 2011 से 12 है। ठीक है, 2011 से 12 के आधार पर जो है मतलब कि भारत का जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो समझ गए कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या होगा, चालू कीमत पर जो राष्ट्रीय आय है उससे कम ही होगा, काहे कि इसका आधार वर्ष 2011 से 12 है। ठीक है, तो इस कीमत पर जो निकलेगा राष्ट्रीय आय वो तो मतलब कम होगा, जबकि चालू कीमत जो अभी वर्तमान मान लीजिए 2021 से 22 है तो इस समय तो वस्तु का दाम ज़्यादा होगा, तो इस पर जो राष्ट्रीय आय निकलेगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। और स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या होगा, मतलब कि कम होगा। तो ये दोनों के अगर चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय और स्थिर कीमत को राष्ट्रीय आय घटा देंगे तो क्या होगा, मुद्रास्फीति निकल जाएगा कि मुद्रास्फीति कितना मतलब हुआ है, मुद्रा में उछाल कितना हुआ है महंगाई में। ठीक है, तो वही बात जो है अब आगे देखिए, कह रहा है कि प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में मुद्रास्फीति की वृद्धि दर घटाने पर स्थिर मूल्य प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति
की वृद्धि दर घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति। तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में बोल रहे हैं। प्रचलित बाजार जो मूल्य है, प्रचलित बाजार में जो करेंट पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति की वृद्धि दर घटाने पर क्या हो जाएगा, मतलब चालू कीमत जो है प्रचलित बाजार उसमें से मुद्रास्फीति अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्थिर मूल्य के बराबर आ जाएगा। स्थिर मूल्य में से चालू कीमत हो जाएगा तो मुद्रास्फीति के बराबर हो जाएगा। तो वही लिखा है कि अर्थात प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा तथा यह अंतर मुद्रास्फीति दर के बराबर होगा। ठीक है। अब किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु कहने का मतलब है कि कोई चीज़ बनाने में जो वस्तु बीच में जो लगा है, ठीक है। फाइनल मतलब कि मध्यवर्ती वस्तु से एक किताब बनाने में क्या क्या चीज़ का प्रयोग हुआ उसमें, तो उसका अंतिम जो प्राइस है मध्यवर्ती वस्तु वही हुआ। ठीक है। मध्यवर्ती वस्तु मतलब समझ लीजिए कि कोई चीज़ क्या होते थे। मध्यवर्ती वस्तुओं देखिए उन वस्तुओं और सेवाओं को कहेंगे जिनका प्रयोग अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन में किया जाता है। ठीक है। इनका प्रयोग मध्यवर्ती अर्थात उत्पादन प्रक्रिया सीमा के अंदर होता है। कच्चा माल तथा अधिनिर्मित वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। समझ गए। कोई भी वस्तु जिसका नवीकरण, परिष्करण या रूपांतरण करना पड़े दैट इज मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर दूसरा है पुरानी वस्तुओं के मूल्य को। तीसरा है घरेलू वस्तुओं, घरेलू सेवाओं अथवा कार्य को वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे अंश पत्र, ऋण पत्र आदि के क्रय विक्रय को, हस्तांतरण, भुगतान, पेंशन, वजीफा, लॉटरी जितना विदेशों से प्राप्त उपहार, ये सब जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। अब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। उत्पाद पद्धति क्या है? इसके तहत माल एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसको मूल्यवर्धित पद्धति के नाम से जाना जाता है। उत्पाद पद्धति जो है प्राथमिक क्षेत्र और क्या है, उद्योग क्षेत्र मतलब द्वितीयक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। उत्पाद पद्धति का यूज प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। तो उत्पाद पद्धति का प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है। इसको मूल्यवर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अब तीसरा देखिए आय पद्धति। तो आय पद्धति में इसके अंतर्गत उत्पाद के घटकों के लिए किए गए भुगतान का योग किया जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन, व्यापार और सेवा प्रदाता की जीडीपी की आकलन करने के लिए करते हैं। मतलब थर्ड सेक्टर की एक तरह का बात कर रहा है। थर्ड सेक्टर में आय पद्धति का सहारा लिया जाता है। कह रहा है आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय वो वितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं तथा उनके बीच संबंध। राष्ट्रीय आय की मूलतः दो धारणाएं हैं। क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, मतलब घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद में आ गया किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो किसी देश की आर्थिक सीमा में, किसी देश की आर्थिक सीमा मतलब कंट्री के अंदर मतलब सीमा के अंदर स्थित निवासियों तथा जो गैर निवासी द्वारा अर्जित आय को क्या कहते हैं? घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो घरेलू उत्पाद बराबर क्या दिया गया है? घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा प्लस घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा। फिर राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा, मतलब जो राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें क्या है कि अपना ही नागरिक होगा, देश का ही नागरिक होगा, वो या तो आर्थिक सीमा के भीतर होगा या बाहर होगा, उसके द्वारा जो है अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। लेकिन घरेलू उत्पाद में क्या है? घरेलू उत्पाद में कि घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा। घरेलू उत्पाद में किसी देश के आर्थिक सीमा के स्थित निवासियों
तो जो हमारे देश के अंदर जो निवासी है अपना नागरिक है तथा गैर निवासी मतलब जो देश का नागरिक नहीं है, दोनों का आय को जोड़ा जाता है घरेलू उत्पाद में। जबकि राष्ट्रीय उत्पाद में ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय उत्पाद में क्या है कि आर्थिक सीमा के भीतर जो अपना भारतीय नागरिक है और जो बाहर भी है उसके द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद करते हैं। तो ये हो गया एक तरह का जीडीपी, ये हो गया नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद हो गया घरेलू आय माइनस शेष विश्व को भुगतान की गई साधन आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त की गई आय या घरेलू आय। घरेलू आय मतलब कि घरेलू उत्पाद माइनस शेष विश्व से निव्वल प्राप्ति, वही बात लिखा गया है। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं हैं। घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त शेष सभी राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं जो है घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त सभी धारणाएं इन्हीं का प्रतिरूप है या इन्हीं पर आधारित है। मतलब सब इसी यही दोनों पर मतलब कि डिपेंड है। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं को निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पहला क्या है जीडीपी। जीडीपी में क्या है किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवा के अंतिम मौद्रिक मूल्य को घरेलू उत्पाद कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष के अंदर एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों या वह निवासी हो या अनिवासी मतलब गैर निवासी हो द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को क्या कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब कि ग्रोस वैल्यू एडेड को क्या कहेंगे जीडीपी कहेंगे। वहाँ पर क्या ग्रोस वैल्यू एडेड को ही जीडीपी के बराबर होता है। मतलब ग्रोस वैल्यू यही वही बात देखा गया कि एक वर्ष के अंदर जो है किसी लेखा वर्ष के अंदर क्या है किसी घरेलू सीमा के सभी उद्यमियों व निवासी या गैर निवासी सकल मूल्य की गई सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसका आकलन क्या है, इसका आकलन राष्ट्रीय एवं निजी उपभोग सकल निवेश सरकारी एवं व्यापारी शेष के योगफल द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप। तो आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है जीडीपी है। इसके बाद देखिए सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग है जीडीपी का उपयोग। जीडीपी में होने वाले वार्षिक परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि है। ठीक है, यह परिणात्मक दृष्टिकोण है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता है। उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता का पता जीएनपी से चलता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों को तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। मतलब जीडीपी के आधार पर जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण जीडीपी के आधार पर करते हैं। क्या है जीडीपी साधारण लागत पर सकल घरेलू उत्पाद किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहते हैं। साधन लागत में सरकार द्वारा भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है। साधन लागत में क्या होगा सरकार जो भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। परंतु यदि कोई अनुदान प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। सीएसओ द्वारा फरवरी 2015 को जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर व्यक्त जीडीपी राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करेगी। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीडीपी ऑन एमपी। बाजार मूल्य वह मूल्य है जिससे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है। हम लोग क्या साधन लागत में अगर टैक्स को जोड़ देंगे, जबकि सरकार द्वारा दिए गए अनुदान को साधन लागत से घटा दिया जाता है, वो क्या हो जाएगा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। तो लिखा है देखिए जीडीपी एफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस उत्पादन कर माइनस अनुदान।
तो ई जो है लिखा है जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, इसमें जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस दोनों लिख रहे थे। इसको उधर कर देंगे तो ये प्लस उत्पादन हो जाएगा और माइनस अनुदान हो जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट पर क्या हो जाएगा, जीडीपी एमपी में से उत्पादन कर घटा देंगे, अनुदान जोड़ देंगे, बात हो गया ख़त्म यहीं पर। फिर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी मतलब उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। देखो क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी उस आय को कहेंगे जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़ देंगे, दैट इज क्या हो जाएगा, वो है जीएनपी। दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में एक देश के समान नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है। यदि जैसे एक्स जो है देशवासियों द्वारा विदेशी में अर्जित आय है और एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय है, तो इन दोनों को अगर घटाएंगे या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। मान लो देशवासियों जो है विदेश में क्या अर्जित जो आय किया, और जो विदेशी है अपना देश में जो अर्जित आय किया, हो सकता है कि एक्स जो है ज़्यादा अर्जित आय कर सकता है एम के तुलना में, या एम ज़्यादा अर्जित कर सकता है एक्स के तुलना में। तो एक्स अगर ज़्यादा मतलब कि जो है देशवासी हमारा जो है विदेश में ज़्यादा अर्जित आय करेगा एम की तुलना में, तो क्या होगा, जीएनपी में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो ऋणात्मक भी होगा ये, और मतलब कि धनात्मक भी हो सकता है, दोनों का अंतर यहाँ पर लिखा है। वही चीज़ जीएनपी इक्वल टू क्या है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब जीडीपी जो देश सकल घरेलू उत्पाद में से एक्स देशवासियों द्वारा जो विदेशी अर्जित आय उसको जोड़ दिए, माइनस क्या किए, एम विदेशियों द्वारा और देश में अर्जित आय हो, तो इसको हो गया। अब बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या है, एक्स माइनस एम इक्वल टू जीरो है। मतलब कि बंद अवस्था में एक्स माइनस एम इक्वल टू क्यों जीरो है, क्योंकि देशवासियों द्वारा विदेशी और ये दोनों जैबे नहीं करता है जब क्लोज है, तो क्या होगा, दोनों का अंतर क्या होगा, जीरो ही होगा। इसीलिए क्या होगा, जीएनपी और जीडीपी इक्वल टू क्या होगा, बराबर होगा। भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आय के बदले हानि होती है, अतः भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब है कि प्लस एक्स माइनस एम का अंतर जो है कभी प्लस नहीं आता है, नेगेटिव ही आता है। इसलिए जीएनपी जो है जीडीपी से हमेशा क्या होगा, कम होगा। मतलब कोई फ़ायदा होता नहीं है, जो विदेशी भारत में आ रहा है उससे ज़्यादा आय हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। वही लिखा है, था भारत का जीएनपी भारत के मामले में विदेशी से होने वाले आय के बदले हानि होती है। जीएनपी इसलिए हमेशा जीडीपी से कम होगा। तो जीएनपी इक्वल टू क्या, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, तो इसका मान निगेटिव आ रहा है, तो जीडीपी में से घटाएंगे तो कम ही होगा जीएनपी। तो जीडीपी इसका मतलब ज़्यादा है जीएनपी के मुकाबले। अब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सेम टू सेम वही चीज़ है। ये यहाँ पर हो गया, क्या होगा, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इससे आशय क्या, उस राष्ट्रीय उत्पाद से जिसका मूल उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। साधन लागत के अंतर्गत हम कर्मचारी का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ, ह्रास आदि को सम्मिलित करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी वर्ष के दौरान निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा आर्थिक सीमा के अंदर तथा बाहर सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है। जब अभी तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है अभी सब बाजार मूल्य पर भी हो गया है। तो जब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में परोक्ष व्यापारिक कर जोड़ देते हैं, ठीक है, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष व्यापारिक कर जोड़ देते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाले अनुदान को घटा देते हैं, तब हमें बाजार मूल्य ज्ञात है। सब बात वही है, खाली यहाँ जीएनपी हो गया, उधर जीडीपी था, बात बराबर ही है, ठीक है। तो जीडीपी एफसी इक्वल टू क्या, जीएनपी माइनस एमपी, जीएनपी एमपी माइनस परोक्ष कर मतलब अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। इसको उधर करेंगे तो जीएनपी एमपी पर निकल जाएगा, इधर है तो जीडीपी एफसी पर निकल जाएगा।
जब किसी भी धारणा के साथ सकल जुड़ा हो तो इसका मतलब यह है कि स्थिर पूंजी उपभोग या ह्रास डिप्रिसिएशन को घटाया नहीं गया है। मतलब ग्रोस अगर जुड़ा है समझो ह्रास उसमें से नहीं मतलब कि घटाएगा। अगर ह्रास घटा जाएंगे ना मतलब डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो शुद्ध मतलब कि आ जाएगा। ठीक है, मूल। जब हम सकल धारणा से स्थिर पूंजी के उपभोग या ह्रास के मूल्य को घटा देते हैं तो निवल या शुद्ध प्राप्त होता है। ठीक है, निवल मतलब शुद्ध प्राप्त होता है। अब निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा है, राजनीतिक धारणा नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि निवासी उस देश का नागरिक भी हो। एक निवासी वह व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केंद्र बिंदु आर्थिक या घरेलू क्षेत्र होता है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के जीएनपी के देखिए विभिन्न उपयोग। तो क्या है कि जीएनपी के द्वारा क्या होता है, सकल राष्ट्रीय आय और जीएनपी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। इसके आधार पर आईएमएफ देशों की उनकी क्रय शक्ति क्षमता या तुल्यता के आधार पर रैंक तय करता है। परचेजिंग पावर पैरिटी PPP। राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिणात्मक तस्वीर के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए क्या है, जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है। इससे ये जो है अर्थव्यवस्था की परिणात्मक तस्वीर के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। अब देखो जीएनपी यह किसी भी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर रोशनी डालता है। यह दूसरे देशों के लिए लिए गए कर्ज एवं दूसरे देशों से दिए गए कर्ज से पता चलता है। यह बताता है कि बाहरी दुनिया किस देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर है और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। ठीक है। अब देखिए बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी तथा बाजार मूल्य पर व्यक्त जीएनपी की धारणा या घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय के बीच संबंध। मतलब दोनों के बात ठीक है। जीडीपी जो हो गया घरेलू आय हो गया, बाजार मूल्य पर जीएनपी जो है जीएनपी का मतलब हो गया राष्ट्रीय आय के बीच संबंध। तो कह रहा है यहाँ पर देखिए देश के भीतर गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय घरेलू उत्पाद आय की गणना में शामिल किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। क्या होता है कि राष्ट्रीय आय उत्पाद में क्या होता है, गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय घटा दिया जाता है, लेकिन इसमें जो है घरेलू उत्पाद में क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार देखिए देश के निवासियों इकाई द्वारा आगे इसी प्रकार देश के निवासी इकाइयों द्वारा देश की आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद आय में सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब है कि देश के जो निवासी हैं इकाई द्वारा देश की आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित जो आय है घरेलू उत्पाद या आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है जो देश के बाहरी आय हो रहा है अर्जित नागरिक द्वारा अर्जित तो सम्मिलित किया जाता है। अतः देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय तथा गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय का अंतर क्या होगा, निवेल विदेशी आय कह सकते हैं। ये अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, निवल विदेशी आय कह सकते हैं। ये धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। यदि निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय एवं गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय से अधिक हुई तो क्या होगा, शेष धनात्मक होगा, अन्यथा ऋणात्मक। भारत के संबंध में क्या है कि ऋणात्मक है। ठीक है, तो जीएनपी को माइनस जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस माइनस जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस इक्वल टू निवल विदेशी आय हो गया। ठीक है, निवल विदेशी आय का यही फॉर्मूला है। निवल धारणा नेट कॉन्सेप्ट, जब हम सकल मूल्य में से चाहे वह बाजार मूल्य पर व्यक्त हो या साधन लागत पर व्यक्त हो ह्रास को घटा देंगे तो निवल धारणा मतलब शुद्ध धारणा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें निम्नांकित धारणाएं प्राप्त होगी। जीडीपी फैक्टर कोर्स है, वैसे ह्रास घटा देंगे तो एनडीपी फैक्टर कोर्स होगा। एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी एफसी माइनस ह्रास एनएनपी एफसी, जीडीपी एमपी माइनस ह्रास एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी माइनस ह्रास एनएनपी
MP। ठीक है, अब देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। यह भी किसी भी अर्थव्यवस्था का वह GDP है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य की कटौती यानी ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है। ठीक है, भारत में मूल्य कटौती की दर निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। तो ठीक है, NDP माइनस क्या है, NDP में से NDP बराबर क्या है, NDP मतलब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया GDP माइनस ह्रास, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया, सकल घरेलू उत्पाद में से ह्रास घटा दिए तो क्या हो गया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। अतः किसी भी वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में NDP हमेशा क्या होगा, उस वर्ष की GDP से कम होगा। NDP का प्रयोग, इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझने के लिए किया जाता है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। NDP का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपना यहाँ मूल्य कटौती की अलग अलग दरें निर्धारित, मतलब ह्रास की सबकी जगह अलग अलग दरें हैं। इसीलिए NDP का यूज जो है अर्थव्यवस्था की तुलना के लिए नहीं किया जाता। अर्थव्यवस्था की तुलना के लिए क्या किया जाता है, GNP और क्या बोलता है GDP, उन दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, जबकि NDP का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP, शुद्ध राष्ट्रीय क्या होगा, अभी इसमें क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में से क्या करें, ह्रास घटा देंगे, दैट इज NNP हो गया। तो NNP बराबर क्या हो गया, GDP प्लस विदेशी से होने वाला, GNP इक्वल टू यही ना हुआ, GNP इक्वल टू GDP प्लस विदेशी से होने वाले ह्रास, ये ह्रास को ह्रास रहने दिया, इसको घटा दिया, तो GNP बराबर GNP माइनस ह्रास या GDP प्लस विदेशों से होने वाली आय। तो विदेशों से होने वाली जो आय है वो जीरो भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, क्या कि दोनों के माइनस करके लिखा गया है। ठीक है, तो इसको माइनस करके मान ली विदेशों से होने वाली आय जो है 1 रुपया है, तो उसको GDP में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, GNP हो जाएगा। लेकिन अब GDP NNP को निकालने के लिए GDP प्लस विदेशियों से होने वाली जो आय है उसमें मूल्य कटौती मतलब ह्रास घटा देंगे तो जो है NNP हो जाएगा। अब देखिए NNP क्या है, NNP यह किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। अब देखिए राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे, NNP को, मतलब शुद्ध नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है क्या है, सही मायने में किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है या किसी भी देश की आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब NNP को देश की कुल आबादी से भाग दे देते तो क्या निकलेगा, प्रति व्यक्ति आय। यह प्रति व्यक्ति आय सालाना होती है। ठीक है, आगे है कर, छूट एवं राष्ट्रीय आय संबंध। कर, ठीक है, कर मतलब टैक्स, सब्सिडीज एवं इनकम, इसमें इनकम तो अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, अनुदान, सब्सिडीज को एक साथ रखने पर भारत की राष्ट्रीय आय का आकलित करने का सूत्र क्या है। देखो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय क्या होगा, NNP मतलब ये जो है NNP के आधार पर दिया गया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर देंगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे, घटा देंगे और अनुदान को जोड़ देंगे साधन लागत पर। यही अगर रहता मार्केट प्राइस पर तो ये जुट जाता, ये माइनस हो जाता। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय आय के आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन। 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार CSO ने क्या किया, राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष 2004 से 5 पहले था, इसको संशोधित करके 2011 से 12 कर दिया। ठीक है, इस विज्ञप्ति संशोधन में राष्ट्रीय आय संबंधित नई श्रृंखला में एक नन महत्वपूर्ण धनात्मक कॉन्सेप्चुअल परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, GDP के आकलन के संबंध में किया गया, मतलब GDP के आकलन के संबंध में एक नया परिवर्तन। यह नया परिवर्तन क्या हुआ, नई श्रृंखला में अब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन, नई श्रृंखला में क्या, अब साधन लागत पर GDP का आकलन धारणा को हटा दिया गया तथा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को ही GDP के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, 2015 से
अब है CSO के नई घोषणा के अनुसार GDP की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड का अनुमान के लिए साधन लागत के बजाय मूल्य कीमतों का प्रयोग किया जाने लगा। देखो 2015 में क्या क्या मतलब कि परिवर्तन हुआ। CSO की नई घोषणा के अनुसार GDP की गणना के लिए क्षेत्रवार एरिया वाइज सकल मूल्य वर्धन GVA के अनुमान के लिए साधन लागत के बजाय क्या करने लगा, मूल्य कीमत मतलब जो बेसिक प्राइस इसका प्रयोग में लाने गया, बेसिक प्राइस का उपयोग में लाया जाएगा। तो मूल कीमत इक्वल टू क्या हो गया, क्रेता से प्राप्त कीमत, ठीक है, माइनस उत्पाद पर कर प्लस अनुदान। साधन लागत पर GVA किसी कर को सम्मिलित नहीं करता है। साधन लागत पर जो है GVA किसी कर को सम्मिलित नहीं करता है तथा किसी अनुदान को नहीं छोड़ता है। और अनुदान को ऐड किया जाता है, कर को हटा देता है। लगभग से मिलता है लेकिन अंतर है मूल कीमत और साधन लागत। बाजार मूल्य पर GDP उत्पाद व उत्पादन करों को सम्मिलित करता है। बाजार मूल्यों पर GDP, ठीक है, बाजार मूल्यों पर GDP उत्पादन व उत्पादन करों को सम्मिलित करता है। उत्पादन तथा उत्पादन अनुदान को सम्मिलित नहीं करता है, ठीक है। तो बाजार मूल्य पर क्या होता है, अनुदान को घटा दिया जाता है, वही लिखा है। और GDP उत्पादन करों को मतलब टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर को ऐड करता है, जो भी मतलब टैक्स वगैरह लगा उसको जोड़कर बाजार मूल्य प्राइस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए GVA साधन लागत पर, यह है क्या, GVA साधन लागत पर, GVA साधन लागत पर, GVA मूल्य पर तथा GDP बाजार पर, इससे सब संबंध दिया गया है। तो इस संबंध में देखिए ये सब देखिए, GVA मूल्य पर CE प्लस OS प्लस MC ये सब है, देख लीजिए आप समझ लीजिए, बाकी सबको उतना ज़रूरत नहीं है जनरल कंपटीशन के लिए। ये चीज़ ये ज़रूरी है, GVA साधन लागत पर, GVA जो मार्केट फैक्टर कॉस्ट पर क्या है, GVA मूल्य पर माइनस उत्पाद अनुदान घटाने के बाद उत्पाद कर, वही चीज़ है GDP बाजार मूल्य पर GVA मूल्य पर प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद अनुदान। अब इस विज्ञप्ति में CSO ने इस बात पर बल दिया कि आगे GDP बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास की माप के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इस विज्ञप्ति में CSO ने किस बात पर बल दिया कि आगे GDP बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास के माप में के लिए प्रयोग किया जाएगा। मूल कीमत पर GVA को व्यक्त करने की धारणा को CSO ने यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया, जो वहाँ 1993 ईस्वी से ही प्रयोग में है, ठीक है। अब देखिए भारतीय में राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में उत्पादन आय तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। मतलब उत्पादन आय तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए सांख्यिकी संगठन ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया। प्राथमिक, द्वितीयक, तीसरा है परिवहन, संचार एवं व्यापार, चौथा है वित्त एवं वास्तविक संपदा, पांचवा है सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र, छठा विदेशी क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त लगभग संपूर्ण आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त लगभग संपूर्ण आय की गणना क्या है, उत्पादन विधि द्वारा होता है। कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। अब तो विदेशों से शुद्ध आय संबंधित आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित तथा तैयार किए जाते हैं, ठीक है। NNI नेट नेशनल इनकम किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर व्यक्त GDP है, ठीक है, जिसमें CFC कर्मचारियों की निवल क्षतिपूर्ति तथा शेष बीच से प्राप्त संपत्ति आय का समायोजित किया गया है, उसका योग है। NNI मतलब कि योग है किसका, जिसमें CFC कर्मचारियों निवल क्षतिपूर्ति तथा शेष बीच से प्राप्त संपत्ति आय को समायोजित किया गया है। सकल राष्ट्रीय आय GNI मतलब कि ग्रोस नेशनल इनकम में ह्रास को घटा दें तो NNI ज्ञात करेंगे होगी, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखिए विविध में है क्या है, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय।
उत्पादन लागत पर क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्य की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक होगा। ठीक है, ये बताया है क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में मुद्रास्फीति का वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक वर्तमान मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। वही लिखा है क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में मुद्रास्फीति का ध्यान रखा जाता है। भारत में देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का क्रम है। ह्रासमान मतलब घटते क्रम में। सेवा क्षेत्र ज़्यादा है, उसके बाद औद्योगिक है, उसके बाद कृषि है। सेवा क्षेत्र लगभग 55% अभी है, 55 से 56% का। अब मूल ह्रास समझ गए हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद घटा निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर मूल ह्रास। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। ठीक है। गोवा की प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है। ड्रेन का सिद्धांत मतलब कि आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत पर क्या दे प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP जो है आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में GDP में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी में गिरावट आई है। उत्पादन क्या है? उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य दी गई अवधि के लिए किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहने का मतलब क्या है कि जो कोई वस्तु का अंतिम मूल्य जो है मौद्रिक मूल्य दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय के क्या है? बराबर होती है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ दिया गया था कि किसी भी देश को मतलब प्रति व्यक्ति आय, यहाँ लिखा है कि किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। उसी प्रकार किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय मतलब देश की जो आय आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वो है NNP। तो इसी के साथ ये वीडियो का प्रथम सीरीज समाप्त हुआ। इसी तरह 3 वीडियो और आएगी और बाकी सारे जो है अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। तो इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो है मतलब कि शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अगला का पार्ट का वेट कीजिए। इसको देखिए, समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।